हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी फिजिक्स बाय राजाराम सर। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने 12th फिजिक्स अनसॉल्व पेपर के अंतर्गत 2022 के सेट नंबर 2 को कंप्लीट कर लिया था। आज की इस वीडियो में सेट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सेट 3 में सेक्शन ए खंड आ दो बिंदु आवेश केवल परावर्तनांक वाले माध्यम में रखे हैं, उनके मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युत बल F यदि माध्यम का परावर्तनांक बदलकर K2 हो जाए तब इनके मध्य स्थिर वैद्युत बल कितना होगा। ठीक है ना। खंड आ क्वेश्चन नंबर 1 का पहला प्रश्न है का। ठीक है ना। इसमें जो है माध्यम का परावर्तन दे रखा है K1 और K2। ठीक है। स्थिर वैद्युत बल क्या है? F है। तो कूलाम के नियम से हम जानते हैं, कूलाम के नियम से क्या होता है? F बराबर 1/4 एप्सिलॉन0 K1 इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ठीक है। इसी प्रकार जब परावर्तन कितना हो जाए, इसका परावर्तन बदलकर K2 हो जाए तब इनके मध्य, ठीक है ना। तो यहां से मान लीजिए F डैश 1/4 एप्सिलॉन0 ये K2 हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 डालेंगे, इसको इक्वेशन 2 डालेंगे। ठीक है। समीकरण 2 को 1 से भाग करने पर, ठीक है, समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग करने पर भाग करेंगे तो क्या मिलेगा? F डैश अपॉन F बराबर 1/4 एप्सिलॉन0 K2 इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर अपॉन में 1/4 एप्सिलॉन0 K1 इंटू Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है ना। 1/4 एप्सिलॉन0 ये कैंसिल हो जाएगा, Q1 ये पूरी टर्म आपकी कैंसिल हो जाएगी, K1 ये आपका अंश में पहुंचेगा, आपको F डैश अपॉन F बराबर K1 अपॉन K2। ठीक है ना। K1 ये ऊपर आएगा और K2 आ जाएगा नीचे। ठीक है ना। K1 अपॉन K2 यहां से आपको मिल जाएगा F डैश बराबर K1 K2 इंटू F। ठीक है। F डैश बराबर, तो इसमें आपका जो विकल्प नंबर 3 है वो आपका राइट आंसर है। K1 K2 अपॉन इसका जो विकल्प नंबर है आपका 3 वो क्या है? वो राइट आंसर है। ठीक है। इसके बाद नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी उत्तल लेंस की लाल एवं बैंगनी प्रकाश के लिए फोकस दूरियां क्रमशः FR एवं FB हों तब, ठीक है ना, FR रेड, तो लाल कलर के लिए जो तरंगदैर्घ्य होती है वो सबसे अधिक होती है। ठीक है। जबकि वायलेट कलर के लिए तरंगदैर्घ्य क्या होती है? वो निम्न होती है, कम होती है, बहुत कम होती है। तो हम ये कह सकते हैं इसका विकल्प नंबर 1 का खा क्वेश्चन, 1 का जो खा क्वेश्चन है इसका विकल्प नंबर 2 जो है वो राइट आंसर है। FV इज लेस देन FR। ठीक है। विकल्प नंबर 2। नाउ इसके बाद का क्वेश्चन है, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र सदिशों में कलांतर होता है। ठीक है। तो इनमें जो सदिशों में जो कलांतर होता है वो क्या होता है? 90 डिग्री। ठीक है ना। π/2 कितना होता है? π/2 का वैद्युत चुंबकीय तरंगों एवं वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र सदिशों में कलांतर कितना होता है? 3। इसका जो है 1 गा का जो 3 है विकल्प है वो आपका वो राइट आंसर है।
इसमें दे रखा है आपका π/2, π/2। इसके बाद नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी धातु के प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन हेतु आवश्यक प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 2000 एंगस्ट्रॉम है। आवश्यक प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, ये आपका जो मान दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1 का घ क्वेश्चन है। लैम्डा नॉट तरंगदैर्घ्य दे रखी लैम्डा नॉट, ये आपका 2000 एंगस्ट्रॉम है, 2000 एंगस्ट्रॉम। लैम्डा नॉट इसको चेंज करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 2 गुणा 10 की पावर -7 मीटर। ठीक है, 10 की घात -10 से गुणा करेंगे, 3 जीरो ये हटा देंगे तो हो जाएगा 2 गुणा 10 की पावर -7 मीटर। इसी प्रकार लैम्डा दे रखा है आपका 1000 एंगस्ट्रॉम, इसको भी चेंज कर लेंगे तो लैम्डा बराबर आपको मिल जाएगा 1 गुणा 10 की पावर -7 मीटर। ठीक है, उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा, हम जानते हैं गतिज ऊर्जा E के बराबर ये आपका होता है E - W, जहाँ W क्या है, वर्क फंक्शन, कार्यफलन, और E बराबर हम जानते हैं hc/लैम्डा, W बराबर आपका होता है hc/लैम्डा नॉट। ठीक है, hc हमारा क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा यहाँ से 1/लैम्डा - 1/लैम्डा नॉट। hc यहाँ से 1/लैम्डा, लैम्डा का मान कितना है, ये आपका लैम्डा का मान 1 गुणा 10 की पावर -7 -1/1 गुणा 10 की पावर -7। ठीक है, h का मान लाएंगे, h का मान 6.6 गुणा 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। सी प्रकाश की चाल है 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। 10⁻⁻7 ये आपको अंश में ले जाएंगे तो ये माइनस की घात क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, और दोनों चूंकि सेम है तो इसको हम ले सकते हैं गुणा 10 की पावर 7, ये कॉमन में आएगा और यहाँ से बचेगा आपका 1/1 और माइनस यहाँ पर आपको बच जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर क्या लैम्डा नॉट 2 है। ठीक है, 2 गुणा 10 की पावर -7, तो माइनस का 1/2 बच जाएगा यहाँ से। ठीक है ना, सॉल्व करेंगे, यहाँ से क्या 1 है, 1 में से आधा घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1/2 बचेगा, और यहाँ से आपको जाएगा 6×18 119.8 गुणा 10 की पावर 8 और 7 15, और यहाँ पे कितना है माइनस का 34, यहाँ से आपका बचेगा 90 अपॉन में यहाँ से बचेगा 1/1 माइनस 1 में से 1/2 लेस करेंगे तो बचेगा आपका 2। ठीक है ना, यहाँ से ये आपका आएगा किसमें, जूल में। ठीक है ना, हमें निकालना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक, तो 19.8 गुणा 10 की पावर -19 इंटू 2 गुणा इलेक्ट्रॉन के आगे से क्या करेंगे, भाग करेंगे 1.6 गुणा 10 की पावर -19, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल करेंगे और यहाँ से मिलेगा आपको 2 ने 18 2 ने 18 99, 16 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 16 से डिवाइड करने पर आपको मिलेगा, ठीक है, 16 छक 96 और लगभग 16 दूनी 32। ठीक है, और ये आपका बन जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका जो विकल्प नंबर 2 है वो आपका क्या है, वो राइट आंसर है। ठीक है ना, विकल्प नंबर इसका 2 जो है वो राइट आंसर है। इसी प्रकार इसका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 का यहाँ क्वेश्चन। ठीक है ना, 1 का जो यहाँ क्वेश्चन है ये दे रखा है आपका, L लंबाई के तार में I एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, तार B वेबर प्रति मीटर स्क्वायर की चुंबकीय क्षेत्र से 30 अंश पर झुका है, तार पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगे बल का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम ये जानते हैं कि F बराबर I/V/L साइन थीटा। ठीक है, थीटा का मान आपका कितना दे रखा है, वो 30 डिग्री दे रखा है, 30 डिग्री, तो I/V/L साइन 30, तो F बराबर मिल जाएगा आपको I/V/L साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो इसको ले सकते हैं F बराबर I/V/L अपॉन में 2। ठीक है, तो I/V/L अपॉन 2 इसका विकल्प नंबर जो है 2 है वो राइट आंसर है। ठीक है, विकल्प नंबर इसका 2 जो है वो राइट आंसर है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का चार क्वेश्चन है। 6 वोल्ट के विद्युत वाहक बल के 3 सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, संयोजन का विद्युत वाहक बल होगा। सेलों के आंतरिक प्रतिरोध क्या है, वो नगण्य है। ठीक है, सेलों के आंतरिक प्रतिरोध नगण्य दे रखे हैं, तो और सारे के सारे जो 3 विद्युत वाहक बल है वो किस क्रम में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में जुड़े सभी विद्युत वाहक बलों का जो परिणामी होगा या संयोजन का विद्युत वाहक बल होगा वो एक विद्युत वाहक बल के क्या होता है, वो बराबर होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो 6 वोल्ट होगा। इसका जो विकल्प नंबर है आपका 1 का 4, इसका विकल्प नंबर आपका 4 जो है वो राइट आंसर है, 6 वोल्ट। ठीक है ना, 6 वोल्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है खंड बा, खंड बा में 2 का पहला प्रश्न है का। ठीक है, 2 का प्रश्न का है, इसमें गतिशीलता को परिभाषित कीजिए। ठीक है ना, गतिशीलता, गतिशीलता। ठीक है, गतिशीलता को परिभाषित कीजिए। क्या होती है गतिशीलता, किसी आवेश, किसी आवेश वाहक के अनुगमन, अनुगमन वेग, अनुगमन वेग bd तथा आरोपित, आरोपित विद्युत क्षेत्र, आरोपित विद्युत क्षेत्र के अनुपात, ई के अनुपात को, ई के अनुपात को उस आवेश वाहक की, उस आवेश वाहक की गतिशीलता कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, म्यू बराबर वीडी अपॉन ई, जहां वीडी क्या है, अनुगमन वेग, और ई क्या है, विद्युत क्षेत्र। ठीक है, 2 का प्रश्न ना। इसके बाद ना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का खा क्वेश्चन। 2 का खा क्वेश्चन है, प्रकाश के विवर्तन के प्रयोग में केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि प्रयोग जल में रख दिया जाए। ठीक है, यदि प्रयोग जल में रख दिया जाए तो चूंकि हम जानते हैं कि बीटा बराबर क्या होता है, केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई बीटा बराबर होता है 2d लैम्डा अपॉन ई, जहां ई क्या है, जहां पर ई है आपकी चौड़ाई। ठीक है ना, तो यहां पर बीटा प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ई। ठीक है ना, 1 अपॉन ई। तो जल में रखने से, जल में रखने से क्या होगा, चौड़ाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इससे झिल्ली की चौड़ाई क्या हो जाती है, वो बढ़ जाती है। ठीक है ना, तो यहां लिखेंगे कि केंद्रीय, केंद्रीय उच्चिष्ट, केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई, चौड़ाई कम हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि, क्योंकि जल में रखने पर, जल में रखने पर झिर्री की, झिर्री की चौड़ाई बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, केंद्रीय उच्चिष्ट की जो चौड़ाई है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि
झिर्री की जो चौड़ाई है वो ई क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। जब ई का मान ज्यादा होगा तो बीटा का मान क्या मिलेगा, कम मिलेगा। ठीक है ना। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का गा प्रश्न, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदन नहीं करती हैं, समझाइए। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 का गा प्रश्न। ठीक है। दो वैद्युत दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, क्योंकि उनके कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं जिससे वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्रदर्शित होंगी, जो कि असंभव है। ठीक है ना। दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रच्छेद नहीं करती हैं। ठीक है, कभी भी नहीं काट सकती, क्योंकि अगर वो काटेंगी तो उसके जो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, और दो स्पर्श रेखाएं जो है दो डायरेक्शंस को प्रदर्शित करेंगी, और ऐसा करना क्या है, वो असंभव है। इसलिए दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का घ क्वेश्चन, यदि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान √2 एम्पियर हो तो धारा का शिखर मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। धारा का शिखर मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का घ क्वेश्चन। ठीक है, दे रखा है आपका वर्ग माध्य मूल मान धारा का वर्ग माध्य मूल मान दे रखा है आपका IRMS, ये आपका दे रखा है √2। ठीक है, और आप जानते हैं कि IRMS बराबर आपका होता है I0 बटे √2। हमें फाइंड करना है I0, तो I0 बराबर क्या मिल जाएगा, IRMS इंटू √2। ठीक है, IRMS कितना दे रखा, IRMS बराबर आपको मिल जाएगा कितना, √2 इंटू √2, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 2 एम्पियर। ठीक है ना, 2 एम्पियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का यह क्वेश्चन, समस्थानिक एवं समभारिक नाभिकों में अंतर समझाइए। ठीक है, समस्थानिक एवं समभारिक क्वेश्चन नंबर, ये आपका आ गया 2 का यह क्वेश्चन। ठीक है, 2 का यह क्वेश्चन। सबसे पहले समस्थानिक ठीक है, क्या होते हैं, एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके
परमाणु क्रमांक समान होते हैं, परंतु परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या है, ठीक है, परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है, भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है, समस्थानिक कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद समभारिक, ठीक है, समभारिक भिन्न भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक एक ही तत्व के परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न तथा परमाणु भार समान होते हैं, समभारिक कहलाते हैं, समभारिक कहलाते हैं। ठीक है, भिन्न भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न तथा परमाणु भार समान होते हैं, समभारिक कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का अच्छा क्वेश्चन। किसी मकान में 200 वोल्ट के मेन से 60 वाट के 200 बल्ब समांतर क्रम में जुड़े हैं। प्रतिदिन 24 घंटे व्यय विद्युत ऊर्जा की गणना कीजिए। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या क्वेश्चन, तो व्यय विद्युत ऊर्जा हमें क्या फाइंड करनी है, व्यय विद्युत ऊर्जा। ठीक है, सूत्र क्या होता है, वाट गुणा घंटे बटे 1000। ठीक है ना, यहां से देखेंगे वाट और बल्ब जो है कितने लगे हैं, 200 है ना, 200 वोल्ट के मैन से 200 बल्ब समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, है ना, 60 वाट के। तो ये आपका 200 गुणा 60 और घंटे कितना चलेगा, 24 अपॉन में 1000, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, क्या मिल जाएगा आपको, 6 दूनी 12 गुणा 24, 12 चौक 48 और 12 दूनी 24 और 4 28, 288 किलो वाट घंटा। ठीक है ना, या कह सकते हैं 288 यूनिट। ये आपको हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का 4 क्वेश्चन। नाउ इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है खंड सा में तीसरे का क्वेश्चन है, खंड 3 का क्वेश्चन। ठीक है, 3 के क्वेश्चन में पूछा है पीएन संधि डायोड के अपक्षय पर तथा विभव प्राचीर पर पश्च अभिनत का क्या प्रभाव पड़ता है, पश्च अभिनत का क्या प्रभाव पड़ता है। पीएन संधि को उत्क्रम अभिनत करने पर अवक्षय परत की मोटाई अगतिशील वाहकों अगतिशील द्वारा बढ़ जाती है।
तथा विभव प्राचीर बढ़ जाती है। ठीक है, विभव प्राचीर बढ़ जाती है। ठीक है, पीएन संधि को उत्क्रम अभिनत करने पर अक्षय परत की जो मोटाई है वो अगतिशील है ना, जो अगतिशील होते हैं, जो गति नहीं कर पाते हैं, जो वाहक आवेश वाहक है, उनके कारण उसकी जो संधि की जो मोटाई है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तथा विभव प्राचीर का भी मान क्या हो जाता है, वो बढ़ जाता है। ठीक है, विभव प्राचीर का मान भी बढ़ जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियमों को लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3 खा, तीसरे का खा क्वेश्चन। ठीक है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियमों को लिखिए। नंबर 1, प्रकाश इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की दर आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर, आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है, निर्भर नहीं करती है। ठीक है ना, प्रकाश इलेक्ट्रॉन जो गतिज ऊर्जा है के वो आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करते। प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित, प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आपतित प्रकाश की आवृत्ति, आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति के बराबर होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ठीक है, प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, देहली आवृत्ति के बराबर होनी चाहिए। इसके बाद चौथा पॉइंट, धातु की सतह पर, धातु की सतह पर फोटोन के गिरते ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। ठीक है, 5, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जित होने की दर आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ने पर
बढ़ती है। ठीक है, ये थे आपके 5 पॉइंट। प्रकाश इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की दर आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुपाती होती है। प्रकाश इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। तीसरा पॉइंट, प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आपतित प्रकाश की आवृत्ति दहली आवृत्ति के बराबर होनी चाहिए। और धातु की सतह पर फोटोन के गिरते ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। प्रकाश इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जित होने की दर आपतित प्रकाश की आवृत्ति के बढ़ने पर बढ़ती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का गा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 का गा क्वेश्चन है, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन 0.7 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या की कक्षा में 6.6 गुणा 10 की पावर 4 मीटर पर सेकंड की चाल से गति कर रहा है। कक्षा में तुल्य धारा की गणना कीजिए। ठीक है, तुल्य धारा की गणना कीजिए। परमाणु में इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या दे रखी है r बराबर 0.7 एंगस्ट्रॉम। इसको चेंज करेंगे 0.7 गुणा 10 की पावर -10, पॉइंट हटा के ये आपका 7 गुणा 10 की पावर -11 मीटर। ठीक है ना, माइनस का क्या हो जाएगा 11 मीटर। कक्षा में 6.6 गुणा मीटर प्रति सेकंड की चाल दे रखी है, 6.6 गुणा 10 की पावर 4 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, हमें कक्षा में तुल्य धारा, हम जानते हैं धारा निकालनी है। कक्षा में तुल्य धारा, तुल्य धारा I बराबर क्या होता है, I बराबर होता है आपका Q अपॉन T। ठीक है, यहां हम ले सकते हैं T आवर्तकाल के बराबर T, तो यहाँ पे I बराबर Q और T हम जानते हैं T होता है 2 पाई R अपॉन में B। ठीक है ना, या इसको सकते हैं I बराबर Q इंटू V अपॉन में 2 पाई R, या I बराबर Q का मान कितना रखा, Q इलेक्ट्रॉन का आवेश है तो 1.6 गुणा 10 की पावर -19, B आपका दे रखा है 6.6 गुणा 10 की पावर 4 अपॉन में 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू ये आपका कितना दे रखा है 7 गुणा 10 की पावर -11। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, और यहां से आप कर सकते हैं 22 तिया 66, 0.3 और 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 8 16, 0.8, 8 तिया 24, तो आपको ये मिल जाएगा 0.24 गुणा 10 की पावर, ये आपका 19 में से 4 घटाएंगे तो -15, और ये 10 की पावर -11 ले जाएंगे ऊपर तो ये जाएगा प्लस में। ठीक है, तो आपका ये मिल गया आपको I बराबर, आपका ये आंसर आ जाएगा आपका 0.24 गुणा 10 की पावर 15 में से 11 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 15 में से 11 घटाएंगे 10 की पावर -4, या इसको सकते हैं I बराबर 2.4 गुणा 10 की पावर -3 एम्पियर, या इसी को ले सकते हैं I बराबर 2.4 मिली एम्पियर। ठीक है ना, I बराबर 2.4 मिली एम्पियर। इसके बाद नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का घा क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के किन्हीं दो गुणों का उल्लेख कीजिए। 25 मेगाहर्ट्ज की विद्युत चुंबकीय तरंग x दिशा में संचरित हो रही है। किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र सदिश E वेक्टर -6.3 जे कैप वोल्ट प्रति मीटर है। इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र सदिश B वेक्टर का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, ये आपका दे रखा है क्वेश्चन नंबर आपका 3 का घ क्वेश्चन। ठीक है, 3 का घ क्वेश्चन है। इसमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपकी f 25 मेगाहर्ट्ज। ठीक है ना, और इसमें दे रखा आपका ई वेक्टर है ना, ई वेक्टर बराबर -6.3 जे कैप वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है ना, वोल्ट प्रति मीटर। हमें बी वेक्टर का मान यहां से क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है,
तो हम ये जानते हैं बी वेक्टर बराबर क्या होता है आपका ई वेक्टर अपॉन सी, ठीक है ना। बी वेक्टर बराबर ई वेक्टर अपॉन में सी। यहां से ई वेक्टर हमारा दे रखा है माइनस का 6.3 अपॉन, और यहाँ पे कितना दे रखा है सी का मान 3 गुणा 10 की पावर 8, ठीक है। कैंसिल करेंगे तो यहाँ से 2.1, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, तो यहाँ से बी वेक्टर बराबर आपको मिल जाएगा माइनस का 2.1 गुणा 10 की पावर माइनस का 8, ठीक है ना, माइनस का 8। और यहाँ से इसकी दिशा क्या होगी, डायरेक्शन हम ये जानते हैं कि इस टाइप से, ठीक है। यहाँ लेते हैं आई कैप, ये आपका जे कैप, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका एकांक सदिश के कैप, ठीक है। एक्स अक्ष, और ये क्या होती है वाई अक्ष, और आपकी ये होती है जेड अक्ष, ठीक है ना, जेड अक्ष। प्रश्न में ये कहा गया है कि जो ई वेक्टर है वो क्या है, जे वेक्टर है ना, इस डायरेक्शन में है, ठीक है। और चूंकि ये वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र क्या होते हैं, एक दूसरे क्या होते हैं परपेंडिकुलर, तो इसकी दिशा जो मिलेगी क्या हो जाएगी आपकी जेड अक्ष हो जाएगी, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ पे लिख सकते हैं आपका के कैप, और ये आपका आंसर आ जाएगा किसमें, टेस्ला में, ठीक है ना, चुंबकीय क्षेत्र टेस्ला में, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का घ क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।